उसके बाद आता है हमारा एलिमिनेशन। ठीक है, तो एलिमिनेशन में क्या है कि when a haloalkane with beta hydrogen atom is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide। ठीक है, जब एक हेलोअल्केन किसका विद बीटा हाइड्रोजन क्या है उसको हीट करते हैं किसके साथ, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको हीट करते हैं, तो देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन। ठीक है, एंड ए हेलोजन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन। ठीक है, बीटा कार्बन से क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन कहाँ से रिलीज होता है, बीटा कार्बन से, और हेलोजन कहाँ से रिलीज होता है, अल्फा कार्बन से। ठीक है, तो देखो कि अल्फा बीटा कहाँ लोकेशन कहाँ होती है अल्फा बीटा की। ठीक है, तो बेसिकली लोकेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा कार्बन इन मॉलिक्यूल। तो कार्बन ऑन विच हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। जिससे क्या है कि जो हमारा हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा कार्बन बोलते हैं। एंड द कार्बन एटम एडजेसेंट टू दिस कार्बन इज कॉल्ड एज बीटा कार्बन। और इसके साथ वाला जो कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, बीटा कार्बन बोलते हैं। जैसे इसके साथ हमारा हेलोजन अटैच है तो ये अल्फा, इसके साथ ये क्या है, बीटा। ठीक है, तो क्या है इसमें देखो, तो इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन में क्या होगा, अल्कोहलिक सॉल्यूशन किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा फिर हाइड्रोजन बीटा से और हेलोजन अल्फा से। ठीक है, तो ये एक्स क्या है, लिविंग ग्रुप है। ठीक है, बी क्या है, बेस है। ठीक है, जो कि OH लिया हमने। ठीक है, उसमें से OH माइनस आएगा, अटैक करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव करेगा और ये इधर क्या है, सी डबल बॉन्ड सी बन जाएगा। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट एन अल्कीन इज फॉर्म्ड। तो रिजल्ट में क्या बनेगा, रिजल्ट में एक अल्कीन बनेगा। अल्कीन बनेगा रिजल्ट में एज ए प्रोडक्ट सिंस बीटा हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व इन एलिमिनेशन। बेसिकली बीटा हाइड्रोजन इन्वॉल्व है एलिमिनेशन में, तो इट इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। इसको क्या बोल देंगे हम, बीटा एलिमिनेशन बोल देंगे। इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन अल्किल ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन यूजुअली वन अल्कीन इज फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। अगर क्या है एक से ज्यादा अल्कीन बन सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें सिर्फ एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट क्या करेगा, मेजर प्रोडक्ट, तो जब दीज फॉर्म पार्ट ऑफ a pattern first observed by Russian chemist Alexander Zaitsev। ठीक है, Zaitsev। ठीक है, तो बेसिकली उसमें क्या है, एक मेजर प्रोडक्ट बढ़ेगा और ये किसने ऑब्जर्व किया, एक रशियन केमिस्ट ने, जिसका नाम क्या था, अलेक्जेंडर ज़ेटसेव। ठीक है, ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज सेटजेफ। ठीक है, इसको सेटजेफ भी बोलते हैं। हु इन 1875 फॉर्मुलेटेड ए रूल विच कैन बी समराइज्ड एज। ठीक है, उन्होंने एक 1875 में एक रूल दिया। तो इन dehydrohalonation reaction, तो the preferred product is that alkene which has the greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atom। तो डिहाइड्रोहेलोजनेशन में वो अल्कीन प्रेफर किया जाएगा जिसके पास क्या है, ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप है, किसके, डबल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन के। ठीक है, तो 10 2 ब्रोमोपेंटेन गिव्स पेंट 2 इन एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो 2 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 ब्रोमोपेंटेन ये क्या देगा, ये पेंट। अब देखो ये क्या है, ये यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ये बनाता किस कहाँ है, यहाँ बनाता है, क्योंकि इसके बाद है ना, इसको इधर H3 इधर H2 ज्यादा अल्फा एच मिलते हैं और यहाँ पे सिर्फ 3 ही अल्फा एच मिलेंगे, तो इसको अल्फा एच के लिए क्या है, इसको ज्यादा वो मिलता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से कौन प्रेफर्ड है, जिसके पास क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इज अ रिजल्ट ऑफ कंपटीशन। क्या है, एक रिजल्ट है कंपटीशन का। इट इज ए रेस दैट इज वोन बाय द फास्टेस्ट रनर, जो कि क्या है, फास्टेस्ट रनर के द्वारा जीती जाती है। तो कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टेंड टू डू बाय एंड लार्ज विच इज इजीएस्ट। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का कलेक्शन क्या है, उसको करता है और विच इज इजीएस्ट फॉर देम एन अल्काइल हैलाइड विद बीटा हाइड्रोजन एटम व्हेन रिएक्टेड विद अ बेस। ठीक है,
एक अल्काइल हैलाइड किसके साथ, बीटा हाइड्रोजन एटम के साथ जब रिएक्ट करता है बेस और एक न्यूक्लियोफाइल के साथ, हैव टू कंपीटिंग रूट्स, ठीक है, उसके पास क्या है, दो रूट होते हैं कंपीटिंग, ठीक है, आइदर SN1 आइदर SN2, ठीक है, एंड एलिमिनेशन, ठीक है। तो या तो वो सब्सटीट्यूशन शो कर सकता है या फिर वो क्या है, एलिमिनेशन शो कर सकता है। तो विच रूट विल बी टेकन, ठीक है, जब भी कोई बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल आता है, बेसिकली बेस और न्यूक्लियोफाइल एक ही चीज होती है, ठीक है, तो या तो वो सब्सटीट्यूशन कर सकता है या वो एलिमिनेशन कर सकता है। तो विच रूट विल बी टेकन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो वो कौन सा रूट लिया जाएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो अल्काइल हैलाइड का नेचर, उसकी स्ट्रेंथ और साइज ऑफ बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल, एंड द रिएक्शन कंडीशन, की रिएक्शन की कंडीशंस क्या है। तो दस ए बल्कियर न्यूक्लियोफाइल विल प्रेफर टू एक्ट एज ए बेस, तो जो बल्कियर न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, अब ये लिख लो इधर, जो बल्कियर न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, bulkier nucleophile will prefer to act as a base and abstract a proton rather than approach a tetravalent carbon atom। तो जो बल्कियर करेगा, वो बल्कियर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वो बेस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ना कि क्या करेगा, टेट्रावेलेंट, क्योंकि टेट्रावेलेंट कंडीशन में क्या है कि वैसे ही बल्कीनेस आ जाती है, ठीक है, और वो खुद बल्की हो जाएगा तो वो उस पर अटैक ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो rather than approach a tetravalent carbon atom, that is steric reasons, क्योंकि steric hindrance बहुत ज्यादा होती है, and vice versa। तो similarly a primary alkyl halide will prefer SN2, और जो primary alkyl halide है वो क्या प्रेफर करेगा, वो SN2 रिएक्शन प्रेफर करेगा, और एक secondary halide क्या प्रेफर करेगा, SN2, और elimination depending upon the strength of base nucleophile, and tertiary halide show SN1, ठीक है, और एलिमिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन दैट मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ठीक है। तो इसकी एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, तो इसमें सब के बारे में लिखा हुआ है कि जो हमारा प्राइमरी एलाइड है, ठीक है, सेकेंडरी है, और एक क्या है, टर्शरी है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन, ये एलिमिनेशन, ठीक है। तो प्राइमरी अल्काइल एलाइड क्या करेगा, SN2, ठीक है, कोई एलिमिनेशन नहीं देगा, ठीक है, इस पे रेड मार्क कर देते हैं, कोई एलिमिनेशन नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड में देखो, सेकेंडरी अलाइड क्या करेगा हमारा, SN2 और एलिमिनेशन, ठीक है, और टर्शरी क्या करेगा, SN1 और एलिमिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है। तो एलिमिनेशन का डायग्राम देखो और सब्स्टिट्यूशन का डायग्राम देखो। तो एलिमिनेशन में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन में ये हाइड्रोजन पे रिलीज हो रहा है, ठीक है, ठीक है, इधर से Br रिलीज हो रहा है। इसमें सब्स्टिट्यूशन में क्या है, ये जाके एटम पे अटैक कर रहा है, ठीक है, ये डिफरेंस देख रहे हो, ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है, बेसिकली वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है ब्रोमीन को, ब्रोमीन ही रिलीज हो रहा है, ठीक है, इसमें Br भी रिलीज हो रहा है और हाइड्रोजन भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आती है रिएक्शन विद मेटल्स, तो मेटल्स के साथ रिएक्शन, तो मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल टू गिव कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड, ठीक है। तो मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं, कार्बन मेटल बॉन्ड। तो सच कंपाउंड आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। तो एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रीनहार्ड, ठीक है, इन 1900 इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, क्या था वो, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, दैट इज RMgX इज रेफर्ड टू एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो दीज रिएजेंट आर obtained बाय द रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन विद मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई ईथर। तो ये रिएजेंट कैसे ऑब्टेन होते हैं, किसकी, हेलो अल्केन की रिएक्शन के साथ, किसके साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, हेलोल्केन मैग्नीशियम, ठीक है। तो हेलोल्केन मैग्नीशियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, और क्या बना देगा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देगा, ठीक है। ये विक्टर ग्रिग्नार्ड के बारे में दिया हुआ है, ये सच कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवलेंट, तो जो कार्बन का और मैग्नीशियम का बॉन्ड है वो क्या है, वो बॉन्ड
तुम्हारा कोवलेंट बॉन्ड है, तो बट हाईली पोलर, क्या है, पोलर बॉन्ड है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्लाइट पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो विद कार्बन पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पुल करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम से, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, मेटल पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। तो मैग्नीशियम हेलोजन बॉन्ड इज एसेंशियली आयनिक, और जो मैग्नीशियम का और हेलोजन का बॉन्ड है वो क्या है, आयनिक है। कार्बन, ठीक है, कार्बन मैग्नीशियम का क्या है, कोवलेंट, और मैग्नीशियम हेलोजन का क्या है, आयनिक, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, एंड रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटोन टू गिव हाइड्रोकार्बन, तो किसी भी प्रोटोन के सोर्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं, हाइड्रोकार्बन देते हैं। तो इवन वाटर, अल्कोहल, अमीन्स आर सफिशिएंटली एसिडिक टू कन्वर्ट देम इनटू कोरस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन, तो जो वाटर, अल्कोहल और अमीन है वो भी क्या है, सफिशिएंटली एनफ, सफिशिएंटली एसिडिक है उनको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए। बेसिकली सिर्फ वाटर भी क्या है, वाटर, अल्कोहल, अमीन भी मतलब सफिशिएंट है, इतने वो प्रोटोन के किसी भी सोर्स के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर लेते हैं। तो वाटर भी क्या है, कैपेबल है उसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए। तो इफ देयरफॉर नेसेसरी टू अवॉइड even traces of moisture from Grignard reagent, that is why reaction is carried in dry ether। तो बेसिकली वाटर क्या है, उसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहा है, इसीलिए हम ड्राई ईथर यूज करते हैं, ठीक है। On the other hand, this could be considered as one of the method for converting halide to hydrocarbon, ठीक है। तो इसको हम क्या है, एक मेथड भी मान सकते हैं, किसके लिए, जो रिएक्शन है उसको। ऑन द अदर हैंड दिस कुड बी कंसिडर्ड एज मेथड ऑफ कन्वर्टिंग हैलाइड टू हाइड्रोकार्बन, तो बेसिकली हैलाइड को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का भी रिएक्शन मान सकते हैं, और ये हमने उसमें हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हैलाइड, तो बेसिकली अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ ड्राई ईथर में, और क्या देते हैं, हाइड्रोकार्बन देते हैं, जो कि क्या है, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट, ठीक है। तो बेसिकली जैसे आर एक्स है उसका क्या हो जाएगा, आर आर हो जाएगा, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन में ऐसे ही करना आपको, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में क्या करना है, जो भी आपके पास हाइड्रोकार्बन हो उसको आपको डबल करना है, ठीक है। और वुड्स फिटिंग में क्या होता है, उसमें एक तो आर एक्स होता है, और एक क्या होता है, एक हमारे पास ऐसे रिंग होती है, तो इस पे आर जुड़ जाएगा। एक फिटिंग रिएक्शन होती है, उसमें क्या होगा, उसमें ऐसे रिंग पे ही क्या हो जाएगी, रिंग जुड़ जाएगी, ठीक है। और वुड्स में क्या होगा, आर आर बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आती है रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन्स, ठीक है, अरीन्स की रिएक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली उसमें देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो अराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव, बेसिकली एक्सट्रीमली क्या है, ये लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो बेसिकली इसके क्या क्या रीजन है, एक तो है रेजोनेंस इफेक्ट, तो हेलो अरीन में द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेलोजन एटम आर इन कंजुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन, तो जो हेलोजन एटम है वो क्या है, कंजुगेशन में है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, एंड द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, तो बेसिकली जो Cl है वो क्या है, रेजोनेंस में है, ठीक है। वो क्या है, कंजुगेशन में है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, बेसिकली इसकी डबल, सिंगल और लोन पेयर वाली रेजोनेंस है, तो ये क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो CCl बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, इसके अंदर क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, इस सी इसके ऊपर क्या है, हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस, तो द बॉन्ड क्लीवेज इज हेलोजन इज डिफिकल्ट एंड देन हेलो अल्केन, तो हेलो अरीन में जो बॉन्ड क्लीवेज है वो डिफिकल्ट है कंपेयर टू हेलो अल्केन, तो देयरफॉर दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बेसिकली दे आर क्या है, लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड, तो जो CX बॉन्ड है उसके अंदर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की उसमें डिफरेंस है। तो द कार्बन एटम अटैच टू हेलोजन इज sp3, जो कार्बन हेलो अल्केन में जो कार्बन अटैच होता है हेलोजन के साथ वो क्या होता है, sp3 होता है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ हेलो अरीन द कार्बन एटम अटैच्ड इज sp2, ठीक है।
अल्केन में sp3 होता है और अरीन में sp2 होता है, तो द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विद ग्रेटर s कैरेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो बेसिकली जिसके अंदर ज्यादा एस कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर सी एक्स बॉन्ड के ज्यादा टाइटली अपने पास होल्ड करके रखेगा। और जो sp3 है वो क्या है, हेलो अल्केन का लेस एस कैरेक्टर है, तो द CCl बॉन्ड लेंथ इन हेलो अल्केन इज 177। तो CCl बॉन्ड लेंथ हेलो अल्केन में कितनी होती है, 177, और अरीन में कितनी होती है, 169। ठीक है, तो अरीन में क्या है, वो स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है। तो सिंस इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द शॉर्टर बॉन्ड लेंथ देन लॉन्गर। ठीक है, तो शॉर्टर बॉन्ड लेंथ को ब्रेक करना क्या है, मुश्किल है एज कम्पेयर टू लॉन्गर बॉन्ड लेंथ। तो हेलो अरीन आर लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन। तो हेलो अरीन क्या है, लेस रिएक्टिव है किससे, हेलो अल्केन से टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेलो अरीन क्या है, लेस रिएक्टिव है हेलो अल्केन से टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायंस, उसके बाद आती है जो इंस्टेबिलिटी है किसकी, फिनाइल कैटायन की। तो इन केस ऑफ हेलो अरीन, ठीक है, हेलो अरीन के केस में, ठीक है, तो द फिनाइल कैटायन इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेल आयनाइजेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, तो उसके बाद क्या आती है, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। तो हेलो अरीन के केस में जो फिनाइल कैटायन है, ठीक है, वो किसका रिजल्ट होता है, वो सेल्फ आयनाइजेशन क्या का रिजल्ट होता है। तो वो क्या है, स्टेबलाइज नहीं होता बाय रेजोनेंस। तो देयरफॉर एसन मैकेनिज्म इज रूल्ड आउट। बेसिकली अगर आप देखो, मैं अगर आपको समझाऊं, ये ना ऐसे ऐसे समझ में आएगा आपको। इसके ऊपर मान लो एक्स जुड़ा है, अगर मैं इसको रिमूव करवा दूं, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, ये ऐसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में स्टेबलाइज्ड नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं डबल डबल डबल, तो ये क्या है, ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज नहीं है। ये स्टेबलाइज जब होता है जब इसके साथ एक कार्बन जुड़ा होता है और उस कार्बन से आगे ये जुड़ा होता है, मतलब उस कार्बन पे क्या होता है, ये एक्स जुड़ा होता है। नेक्स्ट आता है बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्शन इट इज लेस लाइकली टू फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच अरीन। ठीक है, तो बेसिकली रिपल्शन की वजह से, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन रिच अरीन के पास नहीं आता। बेसिकली अरीन क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस होती है, मतलब रेजोनेंस होती है तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर टोटली ट्रेवल करते रहते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर देखो, इसमें नेगेटिव चार्ज इधर आया, फिर इधर आया, इधर आया, ऑर्थो पे आया, पैरा पे आया, दोबारा ऑर्थो पे आया, दोबारा फिर वहां पे आया नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली नेगेटिव चार्ज होता है क्या, लोन पेयर होता है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेसिकली देखो इसकी पूरी रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल करते रहते हैं। इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव चार्ज कैरिंग होता है। ठीक है, तो उसको डिफिकल्ट होता है इस पे अटैच होने में। उसके बाद आता है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिप्लेसमेंट। तो क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल बाय हीटिंग इन एक्वस सोडियम। तो जो क्लोरोबेंजीन है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिनॉल में, बाय हीटिंग इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट ए टेम्परेचर ऑफ 623 एंड ए प्रेशर ऑफ 300 एटमोस्फेयर। तो जो क्लोरोबेंजीन है उसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं फिनॉल के अंदर। ठीक है, क्लोरोबेंजीन को हम फिनॉल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, किसमें हिट करके, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में एट ए टेम्परेचर ऑफ 623 एंड ए प्रेशर ऑफ 300 एटमोस्फियर। 623 और 300 एटमोस्फियर के उसमें। तो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2, ठीक है, NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरीन। तो जो प्रेजेंस है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, जो क्या है, NO2 किस पे, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे क्या करती है, वो इंक्रीज करती है रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरीन। ठीक है, जो प्रेजेंस है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वो क्या करती है, इंक्रीज करती है रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरीन। ठीक है, तो बेसिकली ये रिएक्शन कहाँ हो रही है। ठीक है, अभी देखो इसके ऊपर हमने NO2 लगा दिया, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, मतलब नेगेटिव -I, ठीक है, -M, ठीक है, वैसा कुछ ग्रुप लगा दिया। तो वो क्या करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा रिएक्टिविटी हेलोअरीन की। अब देखो ये तो 623 पे हो रही थी, अब NO2 लगाने के बाद ये 443 पे, मतलब ये जल्दी हो रही है। ठीक है, ये दो NO2 लगाने के बाद ये 368 पे हो रही है। तो बेसिकली जो
इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, जो हमारे -I के ग्रुप है, -M के ग्रुप है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ऑर्थो पैरा पे क्या करते हैं, रिएक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जिसके ऊपर 3 NO2 लगा दिए, ठीक है, ऐसे लगा दिए तो ये तो बस वार्म ही कर दो, ये क्या है, ऐसा बना लेगा। तो द इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड व्हेन NO2 ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो पोजीशन। तो बेसिकली जो ये इफेक्ट है ये तब प्रोनाउंस होगा जब NO2 ग्रुप कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। NO2 को अगर आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाओगे तभी ये क्या होगा, इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ एलॉर्गे ऑब्जर्व्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन। अगर ये विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे होगा, ठीक है, मेटा पोजीशन पे क्या करेगा, ये नो इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, ये तभी होगा जब NO2 ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाके अटैच होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो उसका जो मैकेनिज्म है रिएक्शन का वो नीचे डिपिक्ट किया गया है, ठीक है, ये तो इसको भी देख लेते हैं। तो स्लो स्टेप, ठीक है। तो पहले देखो पैरा में, फिर ऑर्थो में, फिर क्या है, मेटा में, ठीक है। तो पैरा में क्या हो रहा है, पैरा में हो रहा है ये OH माइनस इधर अटैक कर रहा है, इधर चार्ज आ रहा है, ठीक है, इधर चार्ज आ रहा है, तो ये क्या है, माइनस सिंगल डबल, सिंगल डबल, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये रेजोनेंस शो कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, पहले माइनस इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो बेसिकली ये क्या है, प्रॉपरली हमारा रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट केस में इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप में सिर्फ क्या है, Cl माइनस रिलीज हो रहा है, ठीक है। ऑर्थो में देखो, ऑर्थो में भी ऐसे ही है, इधर क्या आया, इधर OH ने अटैक किया, इधर क्या है, बॉन्ड टूटा, इधर माइनस आया, दोबारा माइनस इधर आया, उसके बाद माइनस इधर आया, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर रेजोनेंस हो रही है कम्प्लीटली, ठीक है। इसके अंदर भी फर्स्ट स्टेप क्या है, जिसमें Cl माइनस रिलीज हो रहा है, ठीक है। स्लो स्टेप क्या है ये, इसमें देखो, इसमें क्या होगा, इसमें अगर OH माइनस अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो इधर माइनस आया, माइनस सिंगल सिंगल और डबल, ठीक है, माइनस सिंगल सिंगल, तो 2 बार सिंगल आ गया, ठीक है। तो रेजोनेंस होगी इन इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो माइनस चार्ज इधर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली एक चीज देखो, आप इसको इसको आपको समझने की एक बार जरूरत है, इसको क्या समझने की जरूरत है आपको, एक बार इसको ध्यान से देखो। इस कंडीशन में क्या है कि रिंग अपने अंदर ही रेजोनेंस कर रही है, ठीक है, इसमें NO2 का कोई भी इफेक्ट नहीं है, NO2 का कोई भी इफेक्ट नहीं है, ठीक है। रिंग अपने आप ही क्या कर रही है, रिंग अपने आप ही रेजोनेंस शो कर रही है, इसमें NO2 का कोई भी इफेक्ट नहीं है। और लेकिन इस केस में देखो, इस केस में डबल सिंगल और माइनस, ये क्या है, इधर ये रेजोनेंस है, ठीक है, ठीक है, ये डबल सिंगल डबल की रेजोनेंस है, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर क्या होंगे, ये स्ट्रक्चर स्टेबल होंगे। इसमें क्या है, NO2 के साथ कोई भी रेजोनेंस नहीं है, अंदर रेजोनेंस है, ठीक है, वो मैं मानता हूँ अंदर रेजोनेंस है, लेकिन ये NO2 के साथ कोई भी रेजोनेंस शो नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से माइनस M इफेक्ट पे क्या इसका इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप इसमें भी क्या है, जिसमें Cl माइनस रिलीज होगा। तो ये चीज देखो, तो मतलब जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर है वो NO2 के साथ रेजोनेंस शो नहीं कर रहे, तो कैन यू थिंक व्हाई डज NO2 ग्रुप शो इट्स इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो पैरा नॉट एट मेटा पोजीशन। तो एज शोन, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा विड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग एंड thus facilitate the attack of nucleophile। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे -I ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देते हैं, मतलब -I क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है बेंजीन रिंग के, और क्या है, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। और क्या कर देता है, फैसिलिटेशन कर देता है न्यूक्लियोफाइल के अटैक की, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है ना, न्यूक्लियोफाइल खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। जब इधर भी इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो वो रिपेल करेगा, लेकिन ये क्या करता है, -I इसको खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को, और उधर थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव कर देता है,
तो फिर जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है वो उस पर अटैक कर पाता है, ठीक है। तो द कार्बन आयन दस फॉर्म्ड स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस, तो जो कार्बन आयन बनते हैं वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड है। तो द नेगेटिव चार्ज अपीयर्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट इज स्टेबलाइज्ड बाय NO2 ग्रुप, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि मेटा में नहीं हो रहा है। तो जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, जो ऑर्थो और पैरा पे हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, वो क्या है, स्टेबलाइज किसके द्वारा किया गया है, वो NO2 ग्रुप के द्वारा स्टेबलाइज किया गया है। लेकिन मेटा के अंदर क्या है, वो इन केस ऑफ मेटा नाइट्रोबेंजीन नन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बियर द नेगेटिव चार्ज, तो उसके अंदर क्या है, वो चीज स्टेबलाइजेशन नहीं हो रही। तो कार्बन एटम बियरिंग द NO2 ग्रुप, तो देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट मेटा पोजीशन डज नॉट स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली मेटा ग्रुप पे प्रेजेंस किसकी, नाइट्रो ग्रुप की, वो क्या है, डज नॉट स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज। तो नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड बाय प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट मेटा पोजीशन। तो बेसिकली कोई भी इफेक्ट नहीं होगा अगर मेटा पोजीशन पे क्या है, NO2 ग्रुप अटैच्ड है। उसके बाद आती है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद कितना रह गया, उसके बाद तो खत्म ही हो गया, चैप्टर खत्म। तो haloarine undergo the usual electrophilic reaction of the benzene rings such as halogenation, nitration, sulfation and Friedel-Crafts reaction। तो बेसिकली ये सारी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हेलोजन एटम बिसाइड slightly deactivating is ortho para directing, therefore further substitution occurs at ortho and para position, ठीक है। तो जो हेलोजन एटम है वो क्या होता है, स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग होता है, ठीक है। वो क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और वो क्या है, ऑर्थो पैरा पे क्या करता है, डायरेक्ट करता है। तो देयरफॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो with respect to halogen atom, the orthoperic direction of influence can be easily understood if we consider the resonating structure of halobenzene। अगर हम हेलोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो उससे हम पता कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सिंपली देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है रेजोनेंस में, पैरा पे आ रहा है, दोबारा फिर ऑर्थो पे आ रहा है, मेटा पे तो आया ही नहीं। इसी वजह से क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इंक्रीज कर जाती है। मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो एक जगह नहीं होता, वो पूरी रिंग पे होता है। तो मोर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है, देन मेटा पोजीशन। तो फर्दर द हेलोजन एटम बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट हैज सम टेंडेंसी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग, ठीक है। तो जो माइनस हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट है वो क्या करता है, वो उसके पास टेंडेंसी होती है बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो द रिंग गेट समवट डीएक्टिवेटेड एज कंपेयर टू बेंजीन, ठीक है। तो रिंग क्या है, डीएक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोअरीन अकर स्लोली, क्योंकि अब माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट नेगेटिव चार्ज को खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। तो जो रिएक्शन है थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, ठीक है। एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन एज कम्पेयर टू दोज इन बेंजीन। तो इसको क्या है, थोड़ी सी ड्रास्टिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट है एज कम्पेयर टू बेंजीन, ठीक है। तो इसमें देखो Cl, बेंजीन के ऊपर Cl, क्लोरोबेंजीन प्लस Cl2, इसके अंदर क्या डालना पड़ा हमें, एनाइड्रस FeCl3 डालना पड़ा। इसमें एक तो क्या बनेगा 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, और एक क्या बनेगा 1,2 डाइक्लोरो। तो इसमें पैरा पोजीशन क्या होगी, पैरा मेजर होगी, ठीक है। नाइट्रेशन में देखो इसमें हमें क्या डालना पड़ा है, HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, और मेजर पोजीशन क्या होगी, पैरा। ये क्या है हमारी ऑर्थो। सल्फोनेशन में देखो हमें क्या डालना पड़ा, कंसंट्रेटेड H2SO4, और साथ में क्या करनी पड़ी, हीटिंग करनी पड़ी। तो इसमें 2 क्लोरोसल्फोनिक एसिड ऑर्थो, ये क्या है पैरा, पैरा क्या है हमारा मेजर, ठीक है। इसमें देखो फ्रीडल क्राफ्ट में देखो CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 यूज करना पड़ा, और इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या है हमारा, पैरा, ठीक है। ये क्या है,
एनहाइड्रस AlCl3 विद, ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, ठीक है, ये तो मिथाइलेशन है, ये क्या है, एसाइलेशन, एसिटाइलेशन सॉरी, इसमें माइनर, ये क्या है हमारा मेजर, ठीक है, मेजर क्या हमारा पैरागो, ठीक है। तो बेसिकली मेजर क्या बन रहा है, मेजर बन रहा है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या बन रहा है हमारा, मेजर पैरा बन रहा है। तो ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेसिकली जो हमारा क्लोरीन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो वाई, ऐसा क्यों है, ठीक है। बेसिकली एक सिंपल सी चीज देखो आप, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है, ये ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा, तो ये फिर ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करवा सकता है। तो क्लोरीन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन थ्रो इंडक्टिव इफेक्ट है, तो जो क्लोरीन है वो आई इफेक्ट कौन सा देता है, माइनस आई देता है, एंड रिलीजेस इलेक्ट्रॉन थ्रो रेजोनेंस। लेकिन अब इसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है, लोन पेयर की वजह से ये क्या है, ये अपना प्लस एम इफेक्ट देता है, ठीक है, और ये रेजोनेंस की वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, खींचता किससे है, इंडक्टिव से, और देता किससे है, रेजोनेंस से, और वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, रेजोनेंस की ज्यादा होती है ऑब्वियसली, इंडक्टिव से। तो दो इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन डिस्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट से जो क्लोरीन क्या करता है, वो डिस्टेबलाइज कर देता है इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन को ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेबलाइज द इंटरमीडिएट, तो जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना है इसको क्या कर देता है, वो डिस्टेबलाइज कर देता है। तो बेसिकली अटैक कहाँ होता है, अटैक फिर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। लेकिन जो रेजोनेंस इफेक्ट है, ठीक है, अब ये तो इससे क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, ठीक है, लेकिन जो हमारे रेजोनेंस इफेक्ट है वो क्या कर रहा है, इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो दो रेजोनेंस हेलोजन टेंड टू स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन एंड द इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा। क्योंकि रेजोनेंस की वैल्यू ज्यादा होती है तो हम रेजोनेंस की बात सुनेंगे, ठीक है, और इसी वजह से जो है इफेक्ट है वो मोर कहाँ पे होता है, ऑर्थो और पैरा पे। तो द इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस एंड कोज नेट विड्रॉल एंड thus cause net deactivation. So basically the resonance effect, the inductive effect is stronger than a resonance and causes net electron withdrawal and this causes net deactivation. तो इसमें क्या है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है, ज्यादा है रेजोनेंस से, और क्या है वो नेट विड्रॉल कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि नेट डीएक्टिवेशन हो रहा है। तो द रेजोनेंस इफेक्ट टेंड टू अपोज द इंडक्टिव इफेक्ट फॉर अटैक ऑफ ऑर्थो एंड पैरा। जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो क्या करता है, टेंड टू अपोज द इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट को अपोज करने की कोशिश करता है, एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड हेंस मेक्स द डीएक्टिवेशन लेस फॉर ऑर्थो एंड पैरा। और क्या करता है, जो डीएक्टिवेशन है वो लेस करता है किसके लिए, ऑर्थो और पैरा के लिए, ठीक है। तो रेजोनेंस इफेक्ट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट को, किसके लिए, अटैक के लिए ऑर्थो पैरा पे, और क्या कर रहा है, मेक्स द डीएक्टिवेशन लेस फॉर ऑर्थो एंड पैरा अटैक्स, ठीक है। तो रिएक्टिविटी इज दस कंट्रोल्ड बाय स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट। रिएक्टिविटी किसके द्वारा कंट्रोल करी जाएगी, इंडक्टिव इफेक्ट, और ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। और ओरिएंटेशन कौन कंट्रोल करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट कंट्रोल करेगा। तो रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन, तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन, अ मिक्सचर ऑफ एन अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड गिव्स एन अल्काइल अरीन व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर, ठीक है। तो ये क्या है, मिक्सचर है किसका, अल्काइल हैलाइड का और अराइल हैलाइड का, क्या देता है एक अल्काइल अरीन, ठीक है। जब इसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, सोडियम एंड ड्राई ईथर, कॉल्ड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, मैंने पहले बताई थी, जिसमें क्या हो, एक अल्काइल हैलाइड और एक अराइल हैलाइड हो, ठीक है। तो अराइल हैलाइड ऑल्सो गिव एनालोगस कंपाउंड, अराइल हैलाइड भी क्या है, कुछ एनालोगस कंपाउंड देता है, जैसे ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर, जो कि सोडियम के साथ ट्रीट किए जाते हैं ड्राई ईथर में, विच इन विच टू अराइल ग्रुप्स जॉइन टुगेदर इज कॉल्ड एज फिटिंग रिएक्शन। जिसके अंदर दो अराइल ग्रुप जोड़े जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। क्या बनता है उसमें, डाइफिनाइल बनता है।
उसके बाद आते हैं हमारे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। तो कंपाउंड containing more than one halogen atom are usually referred to as polyhalogen. Many of these compounds are useful in industry, agriculture and polyhalogen. इसमें एग्जांपल है डाइक्लोरोमीथेन। तो बेसिकली कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन हेलोजन एटम आर यूजुअली रेफर टू एज पॉलीहेलोजन कंपाउंड बोलते हैं उनको, ठीक है। फॉर पहला क्या है हमारा डाइक्लोरोमीथेन, मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। पहला क्या है हमारा डाइक्लोरोमीथेन या फिर मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। तो इज वाइडली यूज्ड एज सोलवेंट, कैसे यूज होता है, एज ए सोलवेंट यूज करता है और पेंट रिमूवर, ठीक है। और कैसे यूज होता है एज ए पेंट रिमूवर, एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसोल, ठीक है, एज ए प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज मेटल क्लीनिंग फिनिशिंग सॉल्वेंट, ठीक है। और कैसे यूज होता है एज ए मेटल क्लीनिंग और फिनिशिंग सॉल्वेंट, ठीक है। पेंट रिमूवर एज ए प्रोपेलेंट इन aerosol process solvent in manufacture of drugs and is used as a metal cleaning and finishing solvent. Methylene chloride harms the human central nervous system and exposure to lower level of methylene chloride in air can lead to slightly impaired hearing and vision, ठीक है। तो जो एक्सपोजर है किसका, टू लोअर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड, अगर लोअर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड पे एक्सपोजर होता है, ठीक है, वो क्या है स्लाइटली इम्पेयरिंग और हियरिंग में हमारी विजन में क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। तो हायर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर कोज dizziness, nausea, tingling and number in many finger and toe. In human, direct skin contact with methylene chloride cause intense burning and mild redness of the skin. तो बेसिकली ह्यूमन के अंदर जो डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट है, ठीक है, और जो मिथाइलिन क्लोराइड का वो क्या करता है, इंटेंस बर्निंग करता है और माइल्ड रेडनेस ऑफ द स्किन करता है। उसके बाद आता है क्लोरोफॉर्म, द ट्राई मीथेन क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड एज ए सॉल्वेंट फॉर फैट, अल्कलॉइड, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंस। द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडे इज द प्रोडक्शन ऑफ द फ्री ऑन रेफ्रिजरेंट R22। तो जो मेजर यूज है क्लोरोफॉर्म का वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फ्री ऑन रेफ्रिजरेंट R22। इट वाज वंस यूज्ड एज ए जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरी, ठीक है। ये कैसे जनरल एनेस्थेटिक की तरह यूज होता है सर्जरी में, हैज बीन रिप्लेस्ड बाय लेस टॉक्सिक सेफर एनेस्थेटिक, ठीक है, जो कि लेस टॉक्सिक सेफर एनेस्थेटिक सच एज ईथर, ठीक है। और ये क्या है, रिप्लेस कर दिया किसने, ईथर ने। तो एज माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स यूज एज एन एनेस्थेटिक। तो इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर डिप्रेसेस द CNS। तो अगर हम क्लोरोफॉर्म के वेपर इनहेल कर लेंगे तो उससे क्या हमारी CNS डिप्रेस हो जाएगा। तो ब्रीदिंग अबाउट 90 parts of chloroform per million parts of air, 900 parts per million for a short time can cause dizziness। तो ब्रीदिंग अबाउट 900 parts ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिलियन, अगर हम 900 पार्ट्स क्लोरोफॉर्म के पर मिलियन क्या करें, ब्रीथ करें एक शॉर्ट टाइम के लिए, वो क्या करता है, डिजीनेस करता है, ठीक है, फटीक करता है और क्या करता है, हेडेक करता है। तो क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कोज डैमेज टू द लीवर। तो जो क्रोनिक क्लोरोफॉर्म का एक्सपोजर है वो क्या है, हमें डैमेज भी कर सकता है लीवर को। वेयर क्लोरोफॉर्म इज मेटाबोलाइज टू फॉस्फोजिन, ठीक है, जहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म है वो क्या है, मेटाबोलाइज होता है किसको, मेटाबोलाइज टू फॉस्फोजिन, ठीक है, जहाँ पे क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कोज डैमेज टू लीवर, लीवर को भी क्या है डैमेज कर सकता है, जहाँ पे क्लोरोफॉर्म क्या है फोस्फोजिन के अंदर मेटाबोलाइज हो जाता है। एंड टू द किडनी एंड सम पीपल डेवलप सोर्स व्हेन द स्किन इज इमर्स्ड इन क्लोरोफॉर्म। तो कुछ किडनी क्या करती हैं, एंड टू द किडनी सम पीपल डेवलप सोर, कुछ पीपल के अंदर क्या है सोर्स हो जाते हैं, ठीक है, जब क्या है उसकी स्किन क्या है मर्ज हो जाती है क्लोरोफॉर्म में। तो क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। तो क्लोरोफॉर्म क्या है स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, ठीक है, किसके द्वारा ऑक्सीडाइज होता है, एयर के द्वारा, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। तो कार्बोनिल क्लोराइड ऑल्सो नोन एज फॉस्फोजिन, इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन क्लोज्ड डार्क कलर्ड बोटल्स कंप्लीटली फिल्ड सो दैट एयर इज केप्ट आउट, ठीक है। तो इट इज देयरफॉर, ये क्या है, किसके अंदर स्टोर होता है, डार्क कलर्ड बोतल के अंदर, कंप्लीटली फील्ड सो दैट एयर इज केप्ट आउट। तो उससे क्या है कि जो एयर है वो क्या है बाहर रहे। उसके बाद आता है ट्राईआयोडोथायोनिन, इसमें क्या है, ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है और ये क्या है लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन करता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, टेट्रा कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट इज ए प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी फॉर यूज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट, प्रोपेलेंट और एरोसिल कैन, इट इज यूज्ड एज फीड स्टॉक्स इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर केमिकल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, जनरल सॉल्वेंट यूज until the mid 1960 it was widely used as cleaning fluid। ठीक है, 1960 के आसपास ये क्या है, widely used as cleaning fluid में इसका यूज हुआ है, both in industry and as a depressing agent, degreasing agent and in the home and spot remover। ठीक है, तो द मोस्ट कॉमन इफेक्ट डिजीनेस, लाइट हेडेकनेस। ठीक है, ये क्या है, एक्सपोजर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड कोज लिवर कैंसर इन ह्यूमन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है। ये कुछ इफेक्ट है इसके, वॉमिटिंग है, ठीक है, कोज परमानेंट डैमेज टू नर्व सेल है, इन सीवियर केसेस दीज इफेक्ट can rapidly stupor, coma, unconscious or death. Exposure to CCl4 can make the heart beat irregular or stop. The chemical may irritate the eye on contact. When carbon tetrachloride is released into the air, it rises to the atmosphere and depletes the ozone layer. So basically, depletion of ozone layer is believed to be increased human exposure to ultraviolet rays, leading to increased skin cancer, eye disease and disorder and possible disruption of the immune system. तो basically जो depletion है ozone layer का, ठीक है, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड एयर में रिलीज होता है, ठीक है, अगर हम CCl4 का एक्सपोजर कर दे तो उससे क्या है, हार्ट बीट हमारी इरेगुलर भी हो सकती है और रुक भी सकती है। ठीक है, और ये क्या है, ओजोन लेयर को डिप्लीट भी करता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास फ्रीओन एंड देन DDT। तो बेसिकली द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फ्रीओन। ठीक है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है मीथेन के या फिर किसके, इथेन के, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको फ्रीओन बोलते हैं। तो दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल अनरिएक्टिव। ठीक है, स्टेबल है, अनरिएक्टिव है, नॉन टॉक्सिक है एंड नॉन कोरोसिव और इजीली लिक्विफेबल गैसेस हैं। तो फ्रीओन 12 CCl2F2 is one of the most common freons in the industrial use। तो बेसिकली ये क्या है, मोस्ट कॉमन क्या है, फ्रीओन है इंडस्ट्रियल यूज में। तो इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम टेट्राक्लोरोमीथेन बाय स्वार्ट्स रिएक्शन। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर होता है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम टेट्राक्लोरोमीथेन बाय स्वार्ट्स रिएक्शन। तो दीज आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एरोसोल प्रोपेलेंट। ठीक है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, एरोसोल प्रोपेलेंट से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पर्पजेज। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम एरोसोल प्रोपेलेंट, ठीक है, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग पर्पजेज। ठीक है, तो बाय 1974 टोटल फ्रीऑन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड वाज अबाउट 2 बिलियन पाउंड्स एनुअली। 2 बिलियन पाउंड्स क्या है, एनुअली है हमारे पास, क्या बन रहा था, 2 बिलियन पाउंड हमारे पास टोटल फ्रीऑन बन रहा था। ठीक है, और ये मैन्युफैक्चर कैसे होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन से। तो मोस्ट फ्रीऑन इवन that used in refrigeration eventually makes its way to the atmosphere where it diffuses unchanged into the stratosphere। तो in stratosphere freon is able to initiate a radical reaction। stratosphere में freon क्या है, इनिशिएट कर सकता है रेडिकल रिएक्शन को, ऑफसेट द नेचुरल ओजोन बैलेंस। ठीक है, और जो हमारा नेचुरल ओजोन बैलेंस है उसको क्या कर सकता है, अपसेट कर सकता है। तो पी डाइक्लोरो डाइक्लोराइडो फिनाइल ट्रायोक्लोरोइथेन। ठीक है, तो DDT द फर्स्ट क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड वाज ओरिजिनली प्रिपेयर्ड इन 1873। तो जो DDT है, जो फर्स्ट क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, वो क्या है, ओरिजिनली प्रिपेयर हुआ 1873 में, बट इट वाज नॉट अंटिल 1939। ठीक है, द पॉल मुलर ऑफ गिगी फार्मास्यूटिकल इन स्विट्जरलैंड डिस्कवर्ड द इफेक्टिवनेस ऑफ DDT एज ए इंसेक्टिसाइड। तो बेसिकली किसने, पॉल मुलर ने क्या किया था, इसका इफेक्टिवनेस एज ए इंसेक्टिसाइड इसकी बताई थी। तो द पॉल मुलर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी इन 1948 फॉर दिस डिस्कवरी। पॉल मुलर को इसकी वजह से क्या है, नोबेल प्राइज में मिला। ठीक है, तो द यूज ऑफ DDT इंक्रीज्ड एनॉर्मसली। ठीक है, वर्ल्ड वाइड बेसिस द वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 के बाद क्या है, DDT का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज द इफेक्टिवनेस अगेंस्ट मॉस्किटो दैट स्प्रेड मलेरिया। ठीक है, क्योंकि ये क्या था, इफेक्टिव था मॉस्किटोज के अगेंस्ट जो कि मलेरिया करते हैं, एंड लाइस दैट कैरीज टाइप। ठीक है, और लाइस के अगेंस्ट भी क्या था, पूरा इफेक्टिव था। तो हाउएवर प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सटेंसिव यूज ऑफ DDT बिगेन टू अपीयर इन लेट 1940s। तो जो प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सटेंसिव यूज था DDT का, वो क्या है, अपीयर हुई लेट 1940s में। तो मैनी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट डेवलप्ड रेजिस्टेंट टू DDT। तो कई सारी स्पीशीज, ठीक है, इंसेक्ट की क्या है, उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली DDT के अगेंस्ट। इट वाज डिस्कवर्ड also discovered to have high toxicity towards fish। ठीक है, इसकी क्या है, एक हाई टॉक्सिसिटी है फिश के द्वारा। तो द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ DDT एंड इट्स फैट सोल्युबिलिटी कंपाउंड द प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेसिकली जो इतना ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, इसकी जो इतनी ज़्यादा हाई केमिकल स्टेबिलिटी है, मतलब ये डिग्रेड नहीं होता इतना इजीली,
ये एकोमुलेट करता जाता है जनरेशन में, आपने उसके अंदर पढ़ा होगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो वही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो डीडीटी इज नॉट मेटाबोलाइज रैपिडली, ये मेटाबोलाइज नहीं होता है, एंड इट इज डिपॉजिटेड स्टोर्ड इन फैटी टिश्यूज, ये स्टोर हो जाता है फैटी टिश्यूज में। इफ इंजेक्शन कंटिन्यू एट स्टेडी रेट डीडीटी बिल्डअप विद इन द एनिमल ओवर टाइम, ठीक है। डीडीटी आदमी के अंदर इकट्ठा होता रहता था। द यूज ऑफ डीडीटी वाज बैंड इन यूनाइटेड स्टेट इन 1973, तो जो यूज है इसका डीडीटी का वो यूएस में बैन कर दिया 1973 में, ऑल्दो इट इज स्टिल इन यूज इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो बेसिकली अभी भी ये क्या है, कुछ पार्ट्स में वर्ल्ड के अभी भी यूज में है, ठीक है। तो बेसिकली ये डीडीटी है, ठीक है। ये रिंग है, इसके ऊपर सीएल है, ये रिंग है, इसके ऊपर सीएल, इधर ये 3 सीएल, इधर ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है स्ट्रक्चर डीडीटी का। तो ये हमारा हुआ चैप्टर एंड।